हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी के एपिसोड में। तो फाइनली टोयोटा ने हाई क्रॉस को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया है। अब मेरे मन में भी ये बात थी, क्या इनोवा क्रिस्टा क्या वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया टोयोटा ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनोवा क्रिस्टा हमें मिलती रहेगी, लेकिन उसके जो वेरिएंट आते थे जी जेड वही अवेलेबल रहेंगे। लेकिन एक बात आपको जाननी ज़रूरी है कि उसमें सिर्फ डीजल में वो आएगी और सिर्फ मैनुअल वेरिएंट में हमें वो मिलेगी। लेकिन जो हाई क्रॉस है ना, वो हमें सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी और सिर्फ ऑटोमेटिक हमें मिलेगी, क्योंकि हाई क्रॉस में मैनुअल का ऑप्शन नहीं है और जो क्रेस्टा है उसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आज हमारे सामने GX वेरिएंट है और ये इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है कि लोग टॉप मॉडल तो भूल ही रहे हैं। मतलब मैं शोरूम पे गया तो मतलब सिर्फ इसी की लाइनें लगी पड़ी थी, क्योंकि इसी के सबसे ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। और इसकी प्राइस की बात करते हैं तो हमें 23 लाख के आसपास ऑन रोड मिलेगी, जो कि GX 8 सीटर है हमारे सामने। इसको देख के ऐसा लगता है फोर्ड एंडेवर वापस आ चुकी है। लेकिन अगर मैं हेडलाइट की बात करता हूँ तो इसमें ड्यूल जोन में कन्वर्ट एलईडी लाइट दी गई है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो अभी भी हेलोजन के साथ हमें मिलेंगे। फोर्ड एंडेवर में जैसी हमें ग्रीन मिलती थी वैसे ही कुछ इसमें दी गई है, तो देखने पर ऐसा लगता है कि फोर्ड एंडेवर वापस आ चुकी है। फोर्ड एंडेवर का इसमें मजा आएगा। फोग लैम्प इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इनोवा हाई क्रॉस में भी फोर्ड एंडेवर के लुक्स दे रखे हैं। मतलब फोर्ड एंडेवर जाने के बाद ना टोयोटा की तो बल्ले बल्ले हो रखी है। फॉर्च्यूनर की इतनी सारी डिलीवरी चल रही है कि बता पाना मुश्किल है। तो जैसे ही मैं अब साइड में आता हूँ तो इसकी लेंथ आप देखो, मतलब कितनी ज़्यादा लेंथ इसकी लंबी मिलती है, जो कि 4.7 मीटर की लेंथ मिलती है, 1.7 मीटर की हाइट मिलती है और विड्थ मिल जाती है इसकी 1.8 की, और लगभग 1750 केजी के आसपास का इसमें कर्वेट देखने को मिलता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एमयूवी गाड़ी है, तो उसके हिसाब से ठीक ही मिल जाता है, जो कि 185 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब डायरेक्ट अलॉय व्हील्स की तरफ चलते हैं तो इसमें 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन जो टॉप मॉडल है उसमें 18 इंच मिलेंगे। 205/65 के टायर साइज़ है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक इसमें अवेलेबल है, यहाँ पे टायर साइज मेंशन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेकंड बेस मॉडल है, तो रियर में भी इसमें डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, तो यानी कि सेफ्टी तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। बॉडी कलर में डोर हैंडल और यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। हुंडई टूसन को आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी सारे कट बॉडी स्टाइल मिलते हैं। मतलब बॉडी पे ऐसा लगता है कि डेंट लगे हो, लेकिन वो स्टाइल मिलता है। तो वैसे कुछ इसमें भी बॉडी कट स्टाइल हमें देखने को मिलता है। जैसे रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं हमें दिखता है ऊपर शार्पिन एंटीना। हाई क्रॉस फ्रंट से ठीक है, लेकिन रियर प्रोफाइल की मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं इनोवा क्रिस्टा कुछ ज़्यादा लुक्स बेटर थे रियर प्रोफाइल से। अगर मैं बात करूँ पीछे से कुछ इतनी खास ये लग नहीं रही है सच्ची बोलूँ तो। लेकिन बैक लैम्प की बात करते हैं, इसमें एलईडी बैक लैम्प मिलते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर है वो तो इनोवा के साथ ही इनोवा हाई क्रॉस की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बाकी यहाँ पे बैक वाइपर, रियर पाकी कैमरा, रिफ्लेक्टर, रियर पाकी सेंसर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे बटन दिया गया है, लेकिन उससे पहले रियर पार्किंग कैमरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इंस्टॉल है, तो वन टच से बूट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे लगभग अगर हम सीट को फोल्ड करेंगे तो 300 लीटर के आसपास की बूट स्पेस मिल पाएगी। यहाँ पे लाइट भी अवेलेबल है। और नीचे सीट को हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छी बूट स्पेस बन जाएगी, क्योंकि अगर इस सीट को हम फोल्ड नहीं करते हैं सिर्फ 2 ही बैग हम यहाँ पे रख पाएंगे, लेकिन फोल्ड करने पर काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि 400+ लीटर की चली जाती है। तो इसको वापस से हम अनफोल्ड कर देते हैं, क्योंकि थर्ड रो में बैठ के चेक भी करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ इसकी बूट स्पेस थी। तो अगर मैं डिटेल में बात करता हूँ ना, तो इसका जो बेस मॉडल है ना जो सबसे बेस मॉडल है वो हमें 22 लाख के आसपास का ऑन रोड मिलेगा। लेकिन जो टॉप मॉडल है ना, वो भाई साहब मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस लगता है, जो कि ZX हाइब्रिड वाला है, वो 35.5 लाख रुपए का है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राइस है, लेकिन उसमें फीचर भी मिलते हैं। सबसे बड़ा फीचर है जो कि पैनोरामिक सनरूफ उसमें मिलती है। काफ़ी लोगों का मानना है कि सनरूफ से बिल्ड क्वालिटी कम हो जाती है। फॉर्च्यूनर में सनरूफ इसलिए नहीं दे रखी है क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी कम हो जाए। अगर ऐसी बात है तो फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा जैसी गाड़ियों में, या फिर अपनी डिफेंडर, रेंज रोवर डिफेंडर जो गाड़ी है उसमें भी सनरूफ वगैरह आती है, तो उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसी है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग फॉर्च्यूनर इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें सनरूफ का मज़ा नहीं आ पाता। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्या ऐसा सच्ची में होता है? अगर किसी गाड़ी में सनरूफ आ जाती है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी कम हो जाती है? कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ इसके इंटीरियर की तरफ। पहले सेकंड रो की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही डोर ओपन किया हमें दिखता है प्योर ब्लैक डोर। डुअल टोन का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है, जो कि पावर विंडो के बटन, क्रोमेट डोर हैंडल, स्पीकर, बॉटल होल्डर, ये सब यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे फैब्रिक की सीट्स अवेलेबल है, लेदर सीट्स का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। तो सेकंड रो हम देख सकते हैं, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले थर्ड रो एक बार देख लेते हैं।
इसको मैं यहाँ से फ़ोल्ड करता हूँ। तो फ़ोल्ड करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, काफ़ी इजी है और इसको मैं आगे भी स्लाइड कर सकता हूँ। तो अंदर जाने के लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली एक ऐसा रो दिया गया है यहाँ पे कि आराम से मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। अब अगर मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करता हूँ, तो ये मैंने किया पीछे, एक सेकंड यार आगे से करना पड़ेगा ना। तो मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया है। तो ये देखो यार, लेग रूम की कमी मेरे को बिल्कुल लग रही है, क्योंकि अब सेकंड रो में जो बंदा बैठेगा, सिंपल सी बात है, अगर थर्ड रो में तो सिर्फ वही बंदे आएंगे ना कि जिसको सेकंड रो में जगह नहीं मिली, तो थर्ड रो में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं बन पाती है। यहाँ पे 12 का पोर्ट भी अवेलेबल है, 2 कप होल्डर, ऊपर एसी वेंट, हैंडल बार यहाँ पर भी दिया गया है। तो लेग रूम हेडरूम की कमी मेरे को लग रही है यहाँ पे ना यार। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, जो कि प्योर ब्लैक इंटीरियर के साथ है। तो अंडर थाई स्पोर्ट भी मुझे कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा है। अब मगर मैं क्या बोलूँ यार, हेडरेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है दोनों तरफ। तो देखो यार, अब सिंपल सी बात है, हालांकि टोयोटा ने मुझे मना किया भाई कुछ नेगेटिव मत बताना, लेकिन ये चीज़ तो दिख ही रही है ना। अब लेग रूम स्पेस है ही नहीं, तो मैं अब इसमें क्या अच्छा बताऊँ। अब मेरी हाइट लगभग 5'10" के आसपास है, तो दिक्कत हुई है यार बैठने में। तो मैं इसको कर देता हूँ बारी वापस से अनफोल्ड। ये हो गई वापस से फोल्ड। अब सेकंड रो देखते हैं। तो भाई साहब ये देखो यार, ये होता है लेग रूम, मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा लेग रूम हेडरूम मिल जाता है। इस तरह के इसमें एसी कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे टाइप सी के पोर्ट अवेलेबल है और आर्मरेस्ट इसमें अवेलेबल है, और इसमें 2 कप होल्डर भी अवेलेबल है। 3 हैंडल्स इसमें मिल जाते हैं जिनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 kg हुक भी दिया गया है। सीट के पीछे पॉकेट भी अवेलेबल है। तो सेकंड रो में आया मज़ा बैठने में यार। चलो बाकी ठीक है, सारी गाड़ियों में थर्ड रो की स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करके ही करनी पड़ती है यार। ड्राइवर डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ORM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ लाइट्स को। पावर विंडो के बटन, स्पीकर, बोर्ड होल्डर, ये सब मिलता है। मैनुअली सीट एडजस्ट करनी होगी इसमें, क्योंकि सेकंड बेस मॉडल है। कार पेडल्स, लेग्स की कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है। और ऐसा दिखता है फर्स्ट रो का इंटीरियर। अगर मैं चाबी की बात करता हूँ, नॉर्मल चाबी मिलती है लॉक अनलॉक करने के लिए, 2 ही बटन इसमें अवेलेबल है। अब चलते हैं इस गाड़ी के सीधा अंदर। ओके दोस्तों, तो अब आ चुके हैं हम हाई क्रॉस के अंदर। अगर इसको मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्टार्ट करने के पता क्या फ़ायदे होते हैं कि अपना मतलब कि आप जानते हो कि अगर हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते हैं तो काफ़ी सारे फीचर, जैसे इसमें क्लस्टर के फीचर है, वो ऑन नहीं हो पाते हैं। जो प्रॉपर गाड़ी स्टार्ट हो पाती है तभी ऑन हो पाते हैं। तो पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, वरना इसकी आवाज़ आती रहेगी पक्का। तो देख लो दोस्तों, ऐसी कुछ गाड़ी हाई क्रॉस अंदर से। तो हम सबसे छोटे मॉडल में बैठे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टीयरिंग ना बिल्कुल मतलब सॉफ्ट टच मिलता है, हल्का सा लेदर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन स्टीयरिंग की खास बात ये है कि आप ये देखो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो देखते ही मैं समझ गया था कि पक्का इसमें सारे फीचर हो गए टिल्ट एंड टेलीस्कोप वाले। अब अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर और सेंटर में अपना डिजिटल, ये हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, अरे हो जा भाई, ये देखो, ये देखो अब ऑन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज, रेंज, टेम्परेचर, टाइम, टोटल एवरेज। इस टाइम की भाई 13 पॉइंट कुछ एवरेज दिख रही है। यहाँ पे ट्रिप की सेटिंग्स, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो और भी काफ़ी सारी डिटेल है यहाँ पे। तो बड़ा ही मतलब एक एडवांस भी बोल सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एडवांस नहीं बोलते थे कि इसमें इतने ज़्यादा फीचर मिलते हैं। तो बाकी फिर भी ठीक है यार। बाकी यहाँ पे वाइपर कंट्रोल, लाइट्स की कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे इंजन अपना शटर बटन यहाँ पे दिया गया है। और ये मिलती है अपनी लगभग 8 इंच की इमेज स्क्रीन मिलती है, जो कि एंड्रो कारप्ले से हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना FM रेडियो,
ये सब हम देख सकते हैं। नेविगेशन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती। तो यही सब इसमें मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये भी नॉर्मल ही है, इसको भी ज़्यादा एडवांस हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं इस तरह के, जो मुझे लगता है प्रीमियम बिल्कुल नहीं लगते यार। मतलब अंदर हम बैठते हैं ना तो गाड़ी में एक मतलब इतनी अच्छी प्रीमियम फील नहीं आ पाती है। बड़ा ही नॉर्मल सा मिलता है। ये नहीं कि हालांकि हो सकता है इसलिए कि हम सबसे छोटे मॉडल में बैठे, हो सकता है जो टॉप मॉडल है जेड वाला, हो सकता है उसमें काफ़ी अच्छी फीलिंग आए अपने को। लेकिन अभी मैं ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल गाड़ी में बैठा हूँ। मतलब एक, हालांकि इसका प्राइस भी फिर भी भाई इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आ पाती है। तो ऐसी एसी वेंट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर नॉक। एक काम करते हैं, रियर पार्किंग कैमरा भी चेक कर लेते हैं उसकी क्लैरिटी। तो ये किया मैंने रिवर्स, ये देखो तो आपको रिफ्लेक्शन आ रही होगी यहाँ से, देखो तो मतलब ठीक है यार। एचडी क्वालिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल क्लैरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे पार्क के लिए, होल्ड के लिए, इको मोड के लिए, तो ये देखो, ये जैसे मैंने इको बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये शो हो गया, ठीक है। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ये टाइप सी के पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट, काफ़ी अच्छा 2 का होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं। आमने से मिलता है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल फाइबर मतलब प्लास्टिक सा, पता क्या बोल रहा इसको मैं, बस ये मिलता है, सॉफ्ट टच नहीं मिलता। और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, डैशबोर्ड के अंदर भी स्पेस मिल जाती है। और इस तरह की यहाँ पे ऐसे लाइट मिलती है। और ये SOS कॉलिंग के लिए मिलता है। और ये सनवाइज़र वेंटिंग मिरर के साथ। अगर टॉप मॉडल तो यहाँ पे लाइट भी है, लाइट के लिए यहाँ पे स्पेस दिखेगा आपको। तो ये टॉप मॉडल में मिलेगा, इस मॉडल में नहीं मिलता, सिर्फ इसमें मिरर अपने मिलता है। ये डे नाइट व्यू मिरर मिल जाता है। तो बस ऐसे फीचर मिलते हैं अंदर से, जो कि मैं बोलूँगा कि अब क्या बोले यार, बेस मॉडल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ठीक ही फीचर मिल जाते हैं। अब वो अलग बात है हमें क्या चाहिए, हो सकता है हमें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन भाई अगर हमारी नज़र आती है प्राइस पे और इस गाड़ी के मॉडल पे, तो उसके हिसाब से ठीक ही मिल जाता है यार। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी के बाहर चल के ना इसकी इंजन पावर देखते हैं, और जो इसका फ्यूल टैंक है ना देखते हैं वो कितने लीटर का मिलता है, और इसकी प्रॉपर माइलेज क्या है। तो एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ, चलते हैं सीधा बाहर। तो यहाँ से फ्यूल टैंक एंड बोनट का लीवर मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्यूल टैंक की तरफ चलते हैं। तो सुनने में आया कि हाई क्रॉस की माइलेज काफ़ी अच्छी है। टैंक की बात करते हैं तो इसमें 52 लीटर फ्यूल टैंक से लगभग इसमें 16 के आसपास की माइलेज मिलेगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मुझे लगता है शायद कम ही मिल पाएगी। हाइब्रिड में ज़्यादा मिल जाती है, जो कि 23 के आसपास मिल जाती है हाइब्रिड वाले मॉडल में। यहाँ में मिल जाता है 2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 172.9 bhp है, एंड 209 Nm का टॉर्क इसमें मिलेगा। और जो अपना हाइब्रिड वाला मॉडल है उसमें 183 bhp मिलेगी। तो पावर की बात करें तो हाइब्रिड वाले मॉडल में ज़्यादा है, लेकिन उसके पैसे भी ज़्यादा है। हम आने वाले मॉडल में बात करेंगे, लेकिन ऐसी कुछ पावर है। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मतलब 23 लाख की ये गाड़ी है, ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल सही फीचर इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड बेस मॉडल है। अब सेकंड बेस मॉडल में इतना सब कुछ मिल रहा है, जैसे मैंने बताया, इसी गाड़ी की, इसी मॉडल की सबसे ज़्यादा बुकिंग चल रही है। तो काफ़ी सारे लोग इस वाले मॉडल पे विश्वास कर रहे हैं, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ये बन पाती है। और सेफ्टी के लिए इसमें 2 एयरबैग भी अवेलेबल है। तो बाकी यही था इनोवा हाई क्रॉस का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों, अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट जरूर करना। तो बाकी यही था रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक भाइयों।